उसे अपने शरीर में एक लिजलिजाहट सी महसूस हुई। अलग होने पर दुखी होने की बजाय ये सब भद्देपन का प्रदर्शन कर रही है। क्या अभय से तलाक लेकर वह भी ऐसी बन जाएगी? नहीं, वो तो कतई ऐसा नहीं बनना चाहती। घर परिवार बच्चे सब चाहिए उसे। पुरुष के अपने जीवन में होने के सच को वह सुखद मानती है। कोई नफरत थोड़ी है उसे अभय से या पुरुष सत्ता से। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने से ही स्त्री पुरुष क्या जन्म जन्म के बंधन में बंध जाते हैं और फिर 7 जन्मों तक उनका साथ हो जाता है। नहीं मानती मैं इन सब बातों को। सब बकवास है कि मन का मैल होने के लिए 7 फेरे लेने जरूरी है। और अब तो वक्त इतना बदल गया है कि तन का मैल होने के लिए भी 7 फेरे लेने की जरूरत खत्म हो गई है। जानती हूँ कि मेरी सोच और बातें समाज विरोधी है और न जाने कितने धर्म के ठेकेदार यह सुनते ही मुझे समाज से बहिष्कृत करने को आतुर हो उठेंगे। पर यही सच है। तुम चाहो तो किसी का भी मन टटोलकर देख लेना। मनस्वी की बातें सुन हैरान सुधा के मुंह से केवल इतना ही निकला, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? जो नियम है उसका पालन तो हमें करना ही होगा, चाहे इच्छा हो और चाहे ना हो। पर उसकी बात को अनसुना कर मनस्वी अपनी ही रौ में बोलती जा रही थी। देख न सुधा कैसी विटंबना है यह कि भारतीय विवाह के परंपराओं में 7 फेरों का चलन है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्में पूरी होती है। 7 फेरों में दूल्हा दुल्हन दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं। ये 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसमें पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि विदेशों की शादियां 7 जन्मों के लिए नहीं होती। वहां तो वे फेरे लेते ही नहीं। अच्छा ही है, एक जन्म में ही पीछा छूट जाता है। मनस्वी के स्वर में कड़वाहट थी। अरे वहां तो जब चाहे पीछा छूट जाता है, फिर शादी हुए 2 दिन हो या 2 महीने। वहां ना समझौता करने की जरूरत है और ना निभाने की मजबूरी। झट से डिवोर्स लिया और हो गए अलग। सुधा ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के ख्याल से मजाकिया अंदाज में कहा, वही तो मैं कह रही हूँ कि वहां जो 7 फेरे और 7 वचन लिए ही नहीं, तो क्या वो लोग अलग नहीं होते? वो क्या एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते? वो भी तो प्यार करते हैं एक दूसरे को। फिर क्यों परंपरा निभाने के नाम पर हमारे यहाँ रिश्तों की जंजीरों में बंधे रहने को बाध्य किया जाता है? क्या जिंदगी भर समझौता करते रहना जीने का सही तरीका है? देख मनस्वी, समझौता करने में कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि अलग होकर जिंदगी जीना भी आसान नहीं है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तू सक्षम नहीं है और अकेले जीवन नहीं काट सकती, पर मुझे लगता है कि डिवोर्स लेने जैसा कदम तभी उठाना चाहिए जब तुम किसी और के साथ बनने को तैयार हो। क्या तूने कोई और साथी ढूंढ लिया है जो अभी से अलग होने का फैसला ले रही है? जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। बात ना फेरे लेने की है, ना 7 वचनों की और ना ही 7 जन्मों की। बात तो कमिटमेंट, विश्वास और समर्पण की है। सुधा की बात सुन मनस्वी सोच में पड़ गई। वह बेशक अभय के साथ नहीं रहना चाहती, पर किसी और की अपने जीवन में कल्पना तक नहीं कर सकती थी। उसके मन में ऐसा ख्याल तक कभी नहीं आया, अभय के सिवाय कोई और नहीं। मनस्वी सिहर उठी। वह बेशक एक मॉडर्न, एजुकेटेड और वर्किंग वुमेन है, पर कहीं न कहीं भीतर परिवार और संग साथ की इच्छा रखती ही है। अबे में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर सच यह है कि जब भी उसके साथ होती है, वह सुरक्षित महसूस करती है। बस यही शिकायत है कि अबे उसे समझने की कोशिश नहीं करता। उसके काम की परेशानियों को उसके देर से आने का बहाना क्या मजाक उड़ाता है और उसका दूसरे पुरुषों से बात करना उसके अंदर शक पैदा करता है। आखिर क्यों नहीं वह उसे एक स्पेस देना चाहता? उसने कहीं पढ़ा था कि औरत भी पतंग की तरह होती है,
जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में होती है, वह इतलाती इतराती आसमान में उड़ती रहती है। जब वह आसमान में लहराती रहती है, तो उसकी नजरें और सिर उसकी ओर होते हैं। सम्मान भाव होता है सबके मन में। हर कोई उसे संभालने के प्रयास से लगा रहता है। पूरा परिवार उसे संभालने के लिए एकजुट खड़ा हो जाता है, जैसे वह मानो उसकी खुशियों का आधार हो। लेकिन जैसे ही वह पतंग कट जाती है, सबके चेहरे लटक जाते हैं और फिर वह या तो कट फट कर इधर उधर गिर जाती है या किसी के पैरों के नीचे आ जाती है। जाने अनजाने हर कोई उसे रौंदता आगे बढ़ जाता है। औरत भी जब तक एक डोर से बंधी रहती है तो उसका मान सम्मान बना रहता है। लेकिन डोर के टूटते ही उसके भटकाव की कोई सीमा नहीं रहती है। क्या सोचने लगी मनस्वी? बताना, जो तू अभय से तलाक लेने की जिद कर रही है, क्या तू फिर से दूसरी शादी करेगी? दूसरी शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता सुधा। मनस्वी धीरे से बोली। वह अंदर ही अंदर स्वयं को मत रही थी, जैसे फिर क्या सारी जिंदगी अकेले काटने का इरादा है? माना मुझे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अकेलेपन को भरने कौन आएगा तेरे पास? तेरे भाई बहन तो तुझे उकसा रहे हैं कि अबे से अलग हो जा। तो क्या वे तेरा साथ देंगे? याद रख, उनका अपना घर संसार है। कुछ दिन तो वो तेरा साथ देंगे, पर फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। बेशक वे तुझसे प्यार करते हैं, पर उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। इस कठोर सत्य को जितनी जल्दी तू स्वीकार कर लेगी, उतना ही अच्छा होगा। अभी 35 साल की है तू, पूरी जिंदगी पड़ी है, तो तू ही बता मैं क्या करूं? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं अभय से ज्यादा कमाती हूँ तो क्या इसमें मेरा कसूर है? अगर मैं उससे ज्यादा कामयाब हूँ तो इसमें मेरा कसूर है? क्यों नहीं वह चीजों को सहजता से लेता, बस हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है। हम साथ खुश रह सकते हैं, पर वह तो जैसे खुश रहने का कोई बड़ा क्राइम मानता है। मनस्वी के आंसू बह निकले थे। सुधा उसकी पीठ सहलाती हुई बोली, चल मान लिया कि अबे में लाख बुराइयां हैं और तू कहती है कि वह तुझे नहीं समझना चाहता, पर क्या तूने कभी उसे समझने की कोशिश की है? शायद उसके मन में भी दुविधाओं के अनगिनत जाले हों। सुधा, उसकी तरफदारी मत करो। सारे जाले उसने खुद बुने हैं। मैंने उसे कभी ऐसा करने को मजबूर नहीं किया। उसके छोटे शहर की मानसिकता उसे यह सब करने के लिए उकसाती रहती है। शहर आना तो अच्छा लगता है, पर शहर के तौर तरीके और शहर की बीवी न जाने क्यों कुछ समय बाद आंख की किरकिरी बनकर रह जाती है। तेरे सारे तर्क कबूल, पर जरा सोच, तू उसके साथ बंधी तो हुई है। अभय नाम की डोर जिस दिन कट गई तो क्या होगा? तो उसकी जास्तियां सहन करती रहूं। मैं नहीं कहती कि तू जास्तियां सहे, पर हो सकता है जो तुझे उसकी जास्तियां लग रही हो, वह उसका स्वभाव हो। ठोस जमीन पर पैर रखकर एक बार सोच मनस्वी, ये जास्तियां तेरी उस जिंदगी से अच्छी होगी जो तुझे तलाक लेने के बाद झेलनी पड़ेगी। आसान नहीं होता अकेले रहना। सुनने और पढ़ने में बेशक अच्छा लगे कि पति के जुल्मों को सहने से इनकार करके फलाना ने विद्रोह किया और उसे कोर्ट में घसीटकर सबक सिखाया, औरत होने के हक की लड़ाई की, पर वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। क्या किसी ने कभी यह खबर छापी है कि उस फलाना औरत ने तलाक के बाद किस तरह जिंदगी काटी? यह औरतों की मर्दों के खिलाफ लड़ाई कुछ फेमिनिस्ट की साजिश है और तू इसका शिकार बन रही है। सही कह रही थी क्या सुधा? मनस्वी की आंखों के आगे अपनी ऑफिस की कुछ कलीग्स के चेहरे घूम गए। स्वयं को गर्व से फेमिनिस्ट कहने वाली रीमा तो अक्सर ही उसे तलाक लेने के लिए उकसाती आ रही है, वरना मनस्वी के दिमाग में इससे पहले कभी अभय के अलग हो जाने की बात नहीं आई थी। अगले दिन जब वह ऑफिस गई तो रीमा उसे देखते ही बोली, क्या सोचा तूने? तलाक ले रही है ना? मैं तो कहती हूँ जूते की नोक पर रखना चाहिए इन मर्दों को। अरे तू क्या किसी से कम है? मुझे देख, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गई और अब अपनी मर्जी से जीती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है।
मस्त लाइफ है मेरी। पूजा जो 3 साल से अलग रह रही थी बोली, मैंने तो बच्चा भी उसके पास ही छोड़ दिया। कस्टडी के लिए हल्ला कर रहा था तो मैंने सोचा चलो जिम्मेदारी से छुट्टी मिल गई। हफ्ते में एक दिन मिलने चली जाती हूँ बेटी से। मेरा एक्स हस्बैंड तो आज भी मेरे पीछे घूमता है पर मैं घास नहीं डालती। नैना ने आंखें मटकाते हुए कहा था, तुम भी हमारे फेमिनिस्ट क्लब का हिस्सा बन जाओ। मनस्वी का हंसी थी रीमा उसे आंख मारते हुए। उसे अपने शरीर में एक लिजलिजाहट सी महसूस हुई। अलग होने पर दुखी होने की बजाय ये सब भद्देपन का प्रदर्शन कर रही है। क्या अभय से तलाक लेकर वह भी ऐसी बन जाएगी? नहीं, वह तो कतई ऐसा नहीं बनना चाहती। घर परिवार बच्चे सब उसे चाहिए। पुरुष के अपने जीवन में होने के सच को वह सुखद मानती है। कोई नफरत थोड़ी है उसे अभय या पुरुष सत्ता से। अबे समझो तो मुझे एक बार नहीं कटने देना चाहती वो डोर को। थाम लेगी अब की बार वह डोर के धागे को। देर ही हो गई थी उसे ऑफिस से निकलने में। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था, सारे डेटा दुरुस्त करने थे। वह टैक्सी लेने के लिए चलते चलते ऑफिस के पास ही बने होटल तक आ गई थी। उसका एक कप कॉफी पीने का मन कर रहा था। वैसे भी सवारियों को छोड़ने आने के कारण टैक्सी यहाँ से तुरंत ही मिल जाती थी। वह होटल के अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी एक जान पहचान सवार उसके कानों से टकराया। ओह करण, तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। अपने पति से अलग हो जाने के बाद खालीपन भर गया है। मुझे अपनी जिंदगी में किसी पुरुष की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो पर प्लीज मुझसे अलग मत हो। नशे में धुत रीमा एक पुरुष के कंधे का सहारा लेकर लड़खड़ाती हुई टैक्सी में बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।